नमस्कार, मैं हूँ रीता शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी कंट्री में जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। तो हमारी जम्मू की जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि लेक्चरर लोग घर बैठ के ही कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जिससे कि हम बच्चों को उनका जो सिलेबस पीछे छूट गया है उनको हम पढ़ा सकें। तो उनके इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए जितनी भी हमारी टीचर फ्रेटर्निटी है वो ये चाहती है कि हम लोग थ्रू ई लर्निंग आपको पूरा सिलेबस आप तक पहुंचाएं ताकि आप घर बैठे अपने समय का सदुपयोग कर सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे भी इसको अच्छे से लेंगे और अपना जो सिलेबस आपका बचा हुआ है इन वीडियोस को देखते हुए आप उसको कंप्लीट करेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हमने पढ़ने हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जब भी जेनेटिक को स्टार्ट किया जाता है, जब भी इसका नाम लिया जाता है, तो दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि किसने इसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा है, किसने उस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की है और किसने सबसे ज़्यादा उसके लाज दिए हैं। ये सब चीज़ें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। तो वो ध्यान आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैं रीता शर्मा, लेक्चरर बॉटनी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में पोस्टेड हूँ। 32 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अबाउट बॉटनी तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है rita.sharma0866@gmail.com। जब भी हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, हमें उसकी लाइफ हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ के थे, कब उनका बर्थ हुआ, कब तक उन्होंने सर्वाइव किया और ये चीज़ें उन्होंने पढ़ी। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में। उनका जो एरा है, उनका जो पीरियड है वो आता है 1822 से लेके 1884 तक। मींस 1822 में उनका बर्थ हुआ और 1884 में उनकी डेथ हो गई। He was the first to explain the mechanism involved in the transmission of characters from parents to offsprings generation after generation. Therefore, he is considered as the pioneer of modern genetics and is called as father of genetics. जो भी जेनेटिक्स की नींव है वो पायनियर हो गया, नींव, वो नींव उन्होंने ही रखी है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑस्ट्रिया में वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। एक गार्डनर के घर उनका बर्थ हुआ था। 7 to 9 ईयर्स उन्होंने पाइजम सेटाइवम पे वर्क किया, कॉमनली जिसको हम बोलते हैं गार्डन पी। कुछ बुक्स में मेंशन है उन्होंने 7 ईयर्स वर्क किया, कुछ बुक्स में मेंशन है उन्होंने 9 ईयर तक वर्क किया। आप 7/9 करके डाल सकते हो। 7 to 9 ईयर्स ही वर्कड ऑन पाइजम सेटाइवम, दैट इज वो पीरियड आता है 1856 to 1864। ही डाइड इन 1884। टिल ही डाइज हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उनकी डेथ के बाद ही उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। उनका वर्क जो था वो ऑब्स्क्योर रहा। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, बाद में हम वो डिस्कस करेंगे कि व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन ऑब्स्क्योर। बट लेटर ऑन his findings were rediscovered by 3 scientists from different corners of Europe. These were Hugo de Vries from Holland, Karl Correns from Germany, von Schermach from Austria in 19th century. After 16th year, उनकी डेथ के 16 साल के बाद 19th सेंचुरी में उनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया गया, और उनके वर्क को रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने जो यूरोप के 3 डिफरेंट कॉर्नर से थे। जैसे मैंने आपको पहले उनका नाम बता दिया, उनका नाम है हुगो डी वराइस, करल कॉरेंस और वॉन शेमार। अब है कि क्यों उनका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही रहा जब तक कि वो जिंदा रहे, क्योंकि उनके वर्क को पहचान मिली उनकी डेथ के बाद। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मेंडल्स वर्क रिमेन ऑब्स्क्योर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, ही वॉज ए मैथमेटिशियन नॉट ए बायोलॉजिस्ट। वो मैथमेटिशियन थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे। तो जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये कैसे टॉलरेट कर पाते कि कोई एक मैथमेटिशियन हमें ये बता रहा है कि हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू
another. Second, he published it in an obscure journal. जैसे कि आप देखते हो लोकल जर्नल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल भी होते हैं. अनलकीली उन्होंने अपना जो वर्क था वो उन्होंने एक ऐसे जर्नल में पब्लिश करवाया जिसको बहुत कम लोग पढ़ते थे, कि वो इंटरनेशनल नहीं था. थर्ड रीजन, he was himself not sure of his findings. Fourth, the mind of scientists was already occupied with Darwin's theory of evolution. उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में तब डार्विन थ्योरी जो है एवोल्यूशन की वो ही चल रही थी, तो वो उनके काम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे. यही रीजन थे जिनकी वजह से जो मेंडल का वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा और आफ्टर डेथ उसको रिकॉग्निशन मिली. नाउ रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस. उनके काम की सक्सेस के क्या कारण थे? द फॉलोइंग वर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस. ही सिलेक्टेड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जब भी वो अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर रहे थे तो उन्होंने सेलेक्ट किए थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. वो थोड़ा डिटेल में आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उनकी सक्सेस का एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने ये काम किया. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 2 प्लांट्स हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ. अब कोई एक है इंडिविजुअल, वो देखता है कि ये टॉल या टॉलर. अब टॉल या टॉलर जो है उसमें क्या है कि इंडिविजुअल की एक परसेप्शन आती है, एक एम्बिग्विटी आती है. लेकिन टॉल के साथ अगर ड्वार्फ को लेके चलोगे तो टॉल टॉल है और ड्वार्फ ड्वार्फ है. ये चीज़ को उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और जो जेनेटिक्स में इनके लाज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उनकी सक्सेस का. फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कलर ऑफ फ्लावर हो गया, जैसे पर्पल है. कोई एक इंडिविजुअल देखता है लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लेकिन पर्पल के साथ अगर वाइट है तो वाइट की अपनी इंडिविजुअलिटी है और पर्पल की अपनी, इसमें कोई भी जो डाउट है वो नहीं है. तो ये चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था उनकी सक्सेस का. सेकेंड, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम. और एक टाइम पे वो एक ही कैरेक्टर को लेके वर्क करते थे. थर्ड, ही कैरिड हिज एक्सपेरिमेंट्स up to F2 and F3 generations. He maintained the statistical record of all his experiments, क्योंकि वो खुद ही मैथमेटिशियन थे और हर एक डेटा जो था वो उसको रिकॉर्ड रखते थे. क्रॉसिंग वॉज डन बिटवीन पेरेंट्स ऑफ प्योर लाइन. उनके इन एक्सपेरिमेंट्स में लिंक जीन नहीं था, कहीं भी लिंकेज की कोई भी बात नहीं आती है. तो ये भी एक मेन रीजन था मेंडल के वर्क की सक्सेस का. देन एग्जाम में आपको एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. कुछ रीजन थे जिनकी वजह से, क्योंकि वो एज प्रीस्ट उन्होंने एक मोनास्ट्री में काम किया, वहाँ पे पूरा उनको देखना था, गार्डनिंग भी वो करते थे, तो उनको पी प्लांट ही अच्छा लगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. उसके पीछे भी रीजन थे. इट इज़ एन एनुअल प्लांट एंड हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो पॉसिबल था उनके लिए रेज करना काफ़ी सारी जनरेशन्स को विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इस वजह से भी उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. सेकेंड, इट हैज़ बाइसेक्चुअल फ्लावर्स विच आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटिंग. ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने पी प्लांट को चुना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. बिकॉज ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स आर होमोजाइगस. इट इज़ देयरफॉर इजी टू गेट प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन्स. नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन कैन be easily achieved by removing the stamens and introducing the pollen grains from another plants onto the stigma, जिसको emasculation बोलते हैं. और एक और रीज़न था जिसकी वजह से उन्हें पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया. सीड्स डू नॉट शो डॉर्मेंसी, दैट इज एज सुन एज दे फॉर्म दे जर्मिनेट. जैसे ही वो बनते थे उनमें जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो डॉर्मेंट पीरियड में नहीं जाते. सो दीज आर द फ्यू रीजन्स व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि मेंडल ने जब वर्क किया तो उनको मिले थे, उन्होंने सेलेक्ट किए थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. 1 by 1 में बताती हूँ आपको. उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स को भी उन्होंने बताया है और रिसेसिव कैरेक्टर्स को भी उन्होंने बताया है. जैसे स्टेम हाइट, टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव. सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने लिया पोजिशन ऑफ फ्लावर. अगर फ्लावर एक्सिलरी है तो वो डोमिनेंट है, अगर टर्मिनल है तो वो रिसेसिव है. कलर ऑफ अनराइप पॉड
येलो और ग्रीन, येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। फॉर्म ऑफ अनराइप पॉड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, अगर वो इन्फ्लेटेड है तो वो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव है। कलर ऑफ फ्लावर, colored and white, color is dominant, white is recessive. Form of seed, round or wrinkled, round seed dominant, wrinkled है तो वो recessive है। Color of cotyledons, yellow dominant और green जो है वो recessive है। ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर जो हैं वो उनको मिले थे अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स फाउंड बाय मेंडल। तो वो वहां पे मैंने आपको लिख के भी दे दी। पी शेप, राउंड और रिंकल, कॉटिलेडन कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, फ्लावर कलर पर्पल व्हाइट, पर्पल है तो डोमिनेंट है, व्हाइट है तो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन, अगर एक्सिलरी है, एक्सिल से निकलता है तो डोमिनेंट है, अगर टॉप पे है टर्मिनल है तो वो रिसेसिव है। प्लांट हाइट, टॉल डोमिनेंट, शॉर्ट ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। आप देख सकते हो। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है तो कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। और आज का इतना ही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।